सांस लेने की जो समस्या है उसको अगर हम समझें तो नॉर्मली इसको मेडिकल टर्म हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी सांस लेने में तकलीफ होना। तो ये इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि बच्चा पूरे समय का है कि बच्चा वक्त से पहले हुआ है कि पूरे समय पे हुआ है। अगर बच्चा वक्त से समय से पहले हुआ है तो आमतौर पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें सांस लेने की थोड़ी तकलीफ रहेगी। पूरे समय के बच्चे को पैदा होने के बाद सांस लेने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो रही है तो उसके कुछ कारण होते हैं और उस कारण के हिसाब से डिपेंड करता है कि बच्चे को सीरियसनेस है या कोई बीमारी ज्यादा गंभीर है या ये आम बात है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ पे होता है और माँ के गर्भ से ही उसको सारा न्यूट्रिशन सारा पोषण मिल रहा होता है। तो अगर पैदा होते ही बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है तो पैदा होने से जस्ट पहले या जस्ट पश्चात माँ में कोई अगर तकलीफ आई होती है तो उसका असर भी बच्चे पे पड़ता है। तो उसमें से हमारे एक सिनेरियो में देखें, भारतवर्ष के सिनेरियो में देखें, एक बहुत कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन लगना। हम आमतौर पर सुनते हैं, माएं बताती हैं कि उनके नीचे के रास्ते वक्त से पहले पानी छूट गया है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब पानी छूटता है, ये आम बात है। लेकिन कई माओं में पानी पहले छूट जाता है। अगर ये पानी बहुत लंबे समय तक छूट रहा होता है या बहुत लंबे समय तक चल रहा होता है और साथ में माँ को बुखार की कोई समस्या होती है तो ये एक कारण या एक इंडिकेटर होता है, जिसको हम कह सकते हैं मार्कर होता है कि माँ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन चल रहा है और वही इन्फेक्शन माँ के रास्ते से बच्चे को पहुंचता है। तो आमतौर पे अगर हमारे जबजात बच्चा अगर पहले 24 या 72 घंटे में सांस लेने की तकलीफ से आ रहा है तो उसमें एक बहुत जरूरी कारण ये होता है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन लगा है और उसका समय रहते पकड़ना और इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा बहुत कॉमन कारण बच्चों में पैदा होती सांस लेने का ये है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो एक पानी के वातावरण में होता है, वो सांस नहीं ले रहा होता। हम सुनते हैं, कहते हैं बच्चा पैदा होकर तुरंत रोया। तो पैदा होकर तुरंत रोने का मतलब ये होता है कि बच्चे ने पैदा होते ही सांस ली। सांस लेने को ही हम रोना बोलते हैं। जब वो ऐसा करता है तो जब वो सांस लेता है तो फेफड़ों में हवा भर जाती है। जो पानी अंदर बसा हुआ है वो रिस जाता है और फेफड़े हवा से फूल जाते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ये पानी का जो रिसाव है थोड़ा धीरे धीरे हो पाता है। इसको हम मेडिकल टर्म में TTNB बोलते हैं, ट्रांजिएंट टेकेपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। यानी फेफड़े में जो पानी है उसका जो सुखाव है वो धीरे धीरे हो रहा है। इसका भी ये आमतौर में बीमारी कई बच्चों को होती है, खासकर जो बच्चे अच्छे ज्यादा वजन के पैदा हो जाए या फिर माँ को कोई शुगर या डायबिटीज की दिक्कत हो। ऐसे बच्चों में ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। एक तो बहुत जरूरी चीज है कि आज के समय में अब काफी एजुकेशन हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे स्टेट में देखा जाए तो अभी भी इस चीज की थोड़ी कमी है कि सारी डिलीवरी एक अस्पताल में होनी चाहिए। इस समय सरकार का हर किसी का कोशिश ये चल रही है कि सारी माएं अपनी डिलीवरी घर पे ना करा के अस्पताल कराएं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जब डिलीवरी हो तो वहां कोई बच्चे का डॉक्टर बच्चे को रिसीव करे। इस ये मान के चलिए इतना अनिवार्य हो गया है कि विश्व में जितनी भी बॉडीज हैं इस पे इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकती, क्योंकि माता पिताओं को वो समस्या पकड़ने में समय लगेगा। हम एक चीज बोलते हैं बच्चों के नवजात शिशुओं में गोल्डन आवर, कहने का मतलब पैदा होने का जो पहला घंटा है वो गोल्ड के समान कीमती है। और उस समय में बहुत बारीक बारीक चीजें पकड़नी है जो एक बच्चों का डॉक्टर पकड़ सकता है। तो पहला जो चीज है कि बच्चे को एक अस्पताल में पैदा होना चाहिए और वहां पे एक बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए। अगर बच्चा माँ के पास चला भी गया है या फिर परिवार के पास चला भी गया है तो हमें ये देखना है कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे का कलर कैसा है, बच्चे का रंग कैसा है, बच्चा गुलाबी है या नीला पड़ रहा है। एक्टिविटी मतलब बच्चा खेल हंस रहा है, हिल खिल रहा है, हाथ पैर हिला रहा है या फिर सुस्त पड़ा हुआ है। और तीसरा, माँ का दूध पी पा रहा है कि नहीं पी पा रहा है। अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी तो पहली चीज होगी वो माँ के स्तन से अटैच नहीं हो पाएगा, वो दूध पिलाने में माँ को परेशानी होगी। और माँ नोटिस करेगी कि मेरे बच्चे का कलर धीरे धीरे गुलाबी से नीला हो रहा है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट मार्कर होते हैं, लेकिन इससे पहुंचने से पहले हमें पकड़ना है ताकि ताकि बच्चा अस्पताल में पैदा हो पकड़ पाए। बच्चे को अगर हमें सांस लगवानी है तो एक बहुत पहला इनिशियल स्टेप करते हैं। जैसे बच्चा पहला पैदा हुआ तो अपने आप रो सकता है, वो सबसे अच्छी बात है। मान लीजिए किसी कारणवश वो नहीं रोया, नहीं रोया मतलब सांस नहीं ली, तो हम बच्चे को माँ के गर्भ से हटा के उसकी कॉर्ड को काट के अपने न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर या फिर कोने में ले जाते हैं जहां हमें बच्चे का इलाज करना है।
सबसे पहली चीज करी जाती है, बच्चे को स्टिमुलेट किया जाता है। कहने का मतलब बच्चे को रगड़ा जाता है, या तो उसके पाँव में या तो उसकी पीठ में। इस स्टिमुलस से बच्चे को एक वो ऊर्जा मिलती है कि बच्चा सांस ले या रोए। अधिकतम बच्चे इससे रो जाते हैं। अगर इससे बच्चे नहीं रोते हैं तो हम मुंह में देखते हैं कि बच्चे में कहीं पानी या कोई सिक्रीशन ना भरा हो। जैसे मैंने बताया, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो एक पानी के वातावरण में होता है, और वो पानी, वो सिक्रीशन बच्चे के मुंह या नाक में रह सकता है। तो हम सक्शन के जरिए उसको निकालते हैं। अगर इससे भी बच्चा नहीं रोता है तो हमारा तीसरा बहुत जरूरी स्टेप होता है, हम अपने एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं अम्बू बैग, AMBU बैग। ये बैग या फिर एक बलून या गुब्बारा समझ सकते हैं। इस गुब्बारे से हम क्या करते हैं, बच्चे के मुंह और नाक के ऊपर एक मास्क के जरिए तेजी से हवा देते हैं, प्रेशर देते हैं। ये प्रेशर क्या करता है, बच्चे के फेफड़ों को एक्सपैंड करता है, फैलाता है। और जैसे ही फेफड़े एक्सपैंड करते हैं, बच्चा सांस लेने लगता है, रोने लगता है। आमतौर पे एक यूनिवर्सल रिकमेंडेशन ये है कि अगर बच्चे को रुलाने में 1 मिनट से ज्यादा आपको लग गया, कहने का मतलब गुब्बारे को दबा के आपको 1 मिनट तक गुब्बारा दबाना पड़ा और तब सांस ली बच्चे ने में, तो ऐसे बच्चे को घर नहीं जाना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम से कम 24 घंटे के लिए एक SNCU या फिर एक नर्सरी जिसको हम कहते हैं, या फिर बच्चों का ICU, दैट इज NICU, यहाँ रहना चाहिए। क्योंकि इस बच्चे को अगले 24 घंटे में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे को कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। गोल्डन आवर, यही बच्चों में सांस लेने के लिए इसको और रिफाइन किया जाता है और बोला जाता है गोल्डन मिनट। कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा, चाहे वो कैसे भी पैदा हो, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो या सिजेरियन से पैदा हो, ऑपरेशन से पैदा हो, उसको 1 मिनट के भीतर सांस मिल जानी चाहिए। या तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे तरीके होते हैं, सक्शन करके, स्टिमुलस करके, या फिर गुब्बारे से सांस देके, हम जो भी तरीका अपनाएं, हमें 1 मिनट के अंदर बच्चे को सांस दिलवानी ही दिलवानी है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चा अस्पताल में पैदा होता है। अगर हम ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कहने का मतलब बच्चे को आपने गुब्बारा दबाया, सांस दी और तब बच्चा रो दिया, ऐसे अधिकतम बच्चे एकांश तौर पे बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल जीवन जी लेते हैं। अगर किसी कारणवश गुब्बारे के बाद भी, 1 मिनट गुब्बारे के बाद भी बच्चा नहीं रोता है, या फिर उसको कंटिन्यूअसली 4-5 मिनट तक गुब्बारा देना पड़ता है और वेंटिलेटर जैसे हम सुनते हैं उसमें डालना पड़ता है, तो ऐसे में बच्चे को दिमागी रूप पे चोट पहुंचती है। इस दिमागी रूप का चोट जो पहुंचती है, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होते हैं। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हम बात करते हैं तो इनका डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट के कई डोमेन होते हैं, एक होता है मोटर डोमेन, एक होता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को हम अगर सरल भाषा में समझे तो बच्चा की इंटेलिजेंस कैसी है, IQ कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है। और मोटर को हम समझे तो मोटर में कहने का मतलब है कि बच्चे की मांसपेशियां कैसी हैं, बच्चा चल कब रहा है, रेंग कब रहा है, बैठ कब रहा है। इन दोनों पे फर्क पड़ता है। और अगर इन चेंजेस को वक्त रहते ना पकड़ा गया तो ये बच्चे CP में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। तो हमें बच्चे के माइल्ड, ऐसे जो बच्चे नहीं रोए खासकर, या फिर उनको असिस्टेंस जरूरत पड़ी या फिर कोई मदद की जरूरत पड़ी रोने को, इनको एक पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से अटैच होकर उनके फॉलोअप में रहना होता है, ताकि वो हर महीने के इसके माइलस्टोन देख पाए। जैसे बच्चा 3 महीने में गर्दन संभाल पा रहा है क्या, बच्चा 8 महीने तक बैठ पा रहा है क्या, बच्चा 14 महीने 15 महीने तक खड़ा हो पा रहा है क्या, या बच्चा 18 महीने तक चल पा रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। और इनमें हम जितना जल्दी पकड़े, कहने का मतलब अगर बच्चा 5 महीना हो गया गर्दन नहीं संभाल रहा है, हमने इसको तभी पकड़ लिया, तो हम इंटरवेंशन करके, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये करके इसको आगे सही कर सकते हैं। लेकिन यही बच्चा अगर हमारे पास 4 साल पे आता है और बच्चा बैठ भी नहीं पाता, गर्दन नहीं संभाल रहा है, इस बच्चे में ट्रीटमेंट के ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। बच्चों के इलाज में खासकर हम एक बात बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज द क्योर। आप बचाव जितना कर ले गए वही इलाज से बड़ा है। तो इसमें जब माँ, इसमें दो बातें हैं। एक बात है जो आप पहले आपने रेस किया, इन्फेक्शन। तो माँ को हम जो इलाज करेंगे, बच्चे को हमें जो इलाज पहुंचाना है वो माँ के जरिए पहुंचाना है। तो अगर माँ के इन्फेक्शन का कोई लक्षण, या माँ के नीचे के रास्ते पानी बह रहा है, या फिर 24-48 घंटे से ज्यादा हो गया है और पानी बह रहा है, पानी छूट गया है, तो ऐसे में माओ का एंटीबायोटिक नामक दवा से इलाज होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर माँ का एंटीबायोटिक नामक दवाओं से अच्छे से इलाज होता है तो ऐसे इन माओ के बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और नॉर्मल भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरत होती है कि माँ ही निरंतर अपने समय समय पर
अपने गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट करें। एएनसी विजिट बोलते हैं हम, एंटीनेटल केयर विजिट्स। और वो विजिट्स ऐसा पाया गया है कि जो माएँ अपनी पूरी विजिट्स करती हैं, 8 से 10 विजिट्स बताई जाती हैं, अगर वो पूरी कर ले जाती हैं तो उनके बच्चों में स्वस्थ रहने की संभावना सब बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात करेंगे कि हम बच्चा देर से ना रोने की वजह से इतनी प्रॉब्लम आती है, तो क्या हम इसको पहले आप सकते हैं? हम बिल्कुल आप सकते हैं। कई सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन या फिर पेरीनेटल इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब वो इन्वेस्टिगेशन जो करे जाए जब बच्चा माँ के गर्भ में ही। और ऐसे इन्वेस्टिगेशन में कई सारे कॉमन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे एनएसटी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन रिएक्टिव स्ट्रेस टेस्ट। ये सारे टेस्ट हम माँ पे करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा अंदर तकलीफ में है कि नहीं। मेडिकल टर्म में इसको हम बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस को आपने के कई सारे टेस्ट आज के समय उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी माँ जिसमें हमें थोड़ी भी शंका होती है कि बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो ऐसे बच्चे को वक्त से पहले निकाला जा सकता है, प्रॉब्लम बढ़ने से पहले निकाला जा सकता है सिजेरियन के माध्यम से। तो माओ का कंटिन्यूस माओ जच्चा बच्चा, हर जगह बोला जाता है कि जच्चा बच्चा साथ में वर्ड लिए जाते हैं, ना बच्चा माँ से अलग है ना माँ बच्चे से अलग है। तो जो ट्रीटमेंट होता है बच्चे का, नवजात बच्चे का, वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, चाहे वो दवाओं के फॉर्म में हो चाहे इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में हो।